सो मैम आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइब्रॉइड्स के लिए। काफ़ी वुमेन दे आर कंसर्न अबाउट फाइब्रॉइड्स की व्हाट एग्जैक्टली द फाइब्रॉइड्स आर। सो कैन यू प्लीज टेल अस? See, fibroids or myoma, they are tumors which are made up of fibrous tissue and muscle tissue. Around 20 to 30% of women develop fibroid in their reproductive age group. Fibroids are common in age group with 30 and above. They're common in obese women. They're common in women who smoke and who have family history of fibroids. सो मैम फाइब्रॉइड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं? हाँ, फाइब्रॉइड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड। अगर फाइब्रॉइड इनर लाइनिंग को टच कर रहा है या इंडेंट कर रहा है देन वी कॉल इट एज सबम्यूकस फाइब्रॉइड। अगर वो यूट्रस के वॉल में है तो उसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। इफ इट इज लाइंग आउटसाइड द यूट्राइन वॉल, अगर वो बाहर प्रोट्रूड कर रहा है तो उसको हम सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। तो मैम लाइक यू सेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स, तो सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं? हाँ, the symptoms of fibroid they are mainly dependent on their location, their size and their number. अभी अगर समझो कई बार स्मॉल साइज जब फाइब्रॉइड का रहता है दे आर यूजुअली एसिम्टोमेटिक। जैसे अभी हम बात करते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो टच करते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग को। दोज फाइब्रॉइड दे गेट डिटेक्टेड अर्ली क्योंकि उसमें क्या होता है, पीरियड में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड में बहुत ज्यादा पेन, क्रैम्प्स आना, ये सिम्टम्स इसके दिखते हैं। सो दीज फाइब्रॉइड दे गेट डिटेक्टेड अर्ली बिकॉज दे शो सिम्टम अर्लियर। अभी सेकेंड टाइप ऑफ फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो वॉल में रहते हैं। ये फाइब्रॉइड्स जब बहुत छोटे रहते हैं एट दैट टाइम दे डोंट कॉज एनी सिम्टम, लेकिन जब वो बड़े होने लगते हैं व्हेन दे क्रॉस अराउंड देयर साइज ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर तब पीरियड में क्रैम्प्स आना जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, पेनफुल मेंसेस, वो होना शुरू हो जाता है। और जब वो ज्यादा बड़े होने लगते हैं देन दे इंडेंट द एंडोमेट्रियम और वो सब म्यूकस बन जाते हैं। देन दे कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस। अभी थर्ड टाइप ऑफ फाइब्रॉइड सब सीरस जो बाहर की साइड पे होते हैं, वो फाइब्रॉइड बहुत बड़े होने तक दे डोंट शो एनी सिम्टम, लेकिन वो जब वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं दे शो प्रेशर सिम्टम्स। जैसे कि अगर हम देखते हैं यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूट्रस के पीछे इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर ये फाइब्रॉइड ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो ब्लैडर पे प्रेस करते हैं, यूरेटर पे प्रेस करते हैं और बावल पे प्रेस करते हैं, देन दे माइट हैव बावल और ब्लैडर सिम्टम्स। और कई बार ये अगर पेडिंकुलेटेड हो जाते हैं तो दे अंडरगो टॉर्जन, वो ट्विस्ट हो जाते हैं एंड देन वो ट्विस्ट होने के बाद वो नेक्रोटिक फाइब्रॉइड्स बहुत सीवियर पेन कॉज कर सकते हैं। सो सिम्टम्स ज्यादा कब रहते हैं, जब देर आर व्हेन देर आर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, जैसे एक से ज्यादा फाइब्रॉइड है तो वो ज्यादा सिम्टम दिखाएगा। तो फाइब्रॉइड के सिम्टम उनका लोकेशन, उनका नंबर और उनका साइज, ये तीनों पे डिपेंडेंट रहता है। और ऐसे जरूरी नहीं रहता कि हर फाइब्रॉइड सिम्टम्स दिखाए क्योंकि वो जब छोटे रहते हैं देन इन दैट केस दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स। सो मैम अभी ये फाइब्रॉइड्स को कैसे डायग्नोसिस करते हैं? बहुत बार जब सिम्टम्स आते हैं जैसे पेनफुल मेंसेस और पीरियड में बहुत हेवी फ्लो है तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन कई बार एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स हम रूटीन अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट करते हैं। इन दैट केस हम पेशेंट को बोलते हैं कि यू हैव दिस फाइब्रॉइड, इफ एट ऑल यू डेवलप सिम्टम देन वी विल ट्रीट यू। बिकॉज कई सारे जब फाइब्रॉइड डायग्नोज होता है तो पहला क्वेश्चन आता है कि मैडम इसमें कैंसर होगा क्या, ये निकाल दो, इससे कुछ डर है क्या। तो I would like to say कि fibroids are most benign tumors. तो मैम इन सारे फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट जरूरी है? इज इट नेसेसरी? कैसे होता है, सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स दे नीड ट्रीटमेंट, लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक है तो फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वी कैन ऑब्जर्व देम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि गेट अल्ट्रासाउंड डन एवरी 6 मंथ और एवरी ईयरली, but if they develop symptom like painful menses or dysmenorrhea or excessive bleeding during menses, they can come to us earlier. सो मैम इनका कैसे होता है ट्रीटमेंट? मेडिसिन के थ्रू और सर्जरी इट रिक्वायर्स? See,
ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो फाइब्रॉइड को कंप्लीटली डिसॉल्व करे और या रिग्रेस करे. देर आर सर्टन मेडिसिन विच कैन कॉज श्रिंकेज ऑफ फाइब्रॉइड बाय 20-30 मे बी 40%, लेकिन फाइब्रॉइड पूरा नहीं जाएगा. उसमें कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहते हैं, डाइनोजेस्ट पिल्स रहते हैं, यूलिप्रिस्टाल करके एक टैबलेट्स आती है, या मिरेना आता है, या कुछ अगोनिस्ट के इंजेक्शंस आते हैं. इन सारी चीजों से हम फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं जाएंगे. हाँ, तो अगर फाइब्रॉइड को पूरा निकालना है तो वी नीड सर्जिकल मैनेजमेंट. लेकिन फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट तभी जरूरी है इफ दे हैव सिम्टम्स. अगर कुछ सिम्टम्स नहीं है तो एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना जरूरी नहीं है. वी कैन ऑब्जर्व देम. सो मैम, अगर मेडिसिन से ये ट्रीट नहीं होता है, पूरी तरह से फाइब्रॉइड्स नहीं जाते हैं, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्जरीज, कैसे होते हैं ये? फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी को हम मायोमेक्टमी बोलते हैं. ये 2 टाइप से कर सकते हैं. टाके का मतलब ओपन मायोमेक्टमी, और लैप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन से फाइब्रॉइड निकालने का ऑपरेशन. तो अगर हम देखेंगे ओपन वर्सेस लैप्रोस्कोपी में, लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी में पेशेंट का स्टे कम होता है, पेन कम होता है, इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग कम होता है, इन्फेक्शन का चांस कम रहता है. इसलिए, और स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव अडेजन्स मतलब पेट के अंदर के ऑर्गन एक दूसरे को चिपकने का रिस्क कम रहता है. तो हम जो पेशेंट्स हमारे फाइब्रॉइड के दोज फाइब्रॉइड्स विच आर सिम्टोमेटिक एंड वी वांट टू रिमूव दोज फाइब्रॉइड, तो हम ओपन मायोमेक्टमी से लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज बेटर फॉर पेशेंट. सो मैम, लाइक अगर हमने एक बार ये फाइब्रॉइड्स वी रिमूव थ्रू मेडिसिन और सर्जरीज, सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग देम अगेन? जैसे मैंने बोला कि मेडिसिन से फाइब्रॉइड का साइज कम हो जाता है, दे डोंट गो कम्प्लीटली, एंड एज सुन एज यू स्टॉप द मेडिसिन दे स्टार्ट टू ग्रो अगेन. ठीक है. और सर्जरी में, चलो सर्जरी में हम पूरा फाइब्रॉइड निकाल लेते हैं, जितने भी फाइब्रॉइड्स होते हैं सर्जरी के टाइम पे वो हम निकाल लेते हैं. लेकिन यस, देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग फाइब्रॉइड्स अगेन, क्योंकि कुछ दिन बाद फाइब्रॉइड्स वापस आना शुरू हो जाता है. जब तक मेंस्ट्रुएशन है तब तक ये फाइब्रॉइड्स आने का रिस्क रहता है. तो कई बार हम सर्जरी के बाद कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज देते हैं, जैसे कि मिरेना या फिर पिल्स, जिसके वजह से फाइब्रॉइड्स आने का रिस्क कम हो. सो मैम, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेवलपिंग दिस फाइब्रॉइड्स? देखो, फाइब्रॉइड होने का ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, बट देर आर सर्टन रिस्क फैक्टर, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड्स, या ओवरवेट लोगों में फाइब्रॉइड्स का इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा है. 30s के बाद फाइब्रॉइड का इंसिडेंस ज्यादा है. इनफर्टाइल पॉपुलेशन में जो लोग लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनमें फाइब्रॉइड का इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा है. जो लोग फैटी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड ज्यादा लेते हैं उनमें, एंड स्मोकर्स में फाइब्रॉइड्स का इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा है. लेकिन फाइब्रॉइड के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है. सो मैम, ये अगर फाइब्रॉइड है बॉडी में, सो डज इट लीड टू इनफर्टिलिटी? जैसे मैंने बोला कि डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड इट कॉजेज सिम्टम. अगर सब म्यूकस जो फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियल यूट्रस की लाइनिंग को इंडेंट कर रहा है, दैट मे कॉज इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेजेस. लेकिन जो छोटे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है और सब सीरस जो बाहर की साइड पे डेवलप होते हैं, दैट मे नॉट कॉज इनफर्टिलिटी. अगर यूट्रस की वॉल में जो फाइब्रॉइड्स है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, if they are many or if they are more than 3 to 4 centimeter, in that case they can distort the endometrial cavity, which may leads to infertility or recurrent implantation failure or miscarriages. लेकिन सब सीरस फाइब्रॉइड ये प्रेगनेंसी रहने के लिए नहीं रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते. So ma'am, now next questions comes like, is it necessary to remove all these fibroids if one plans for the pregnancy? Like I said, if it is submucous, it will cause infertility or implantation failure and miscarriage. Then in that case, if she is not getting pregnant, she can go for surgery for submucous fibroid. Intramural fibroid, if it is very large, more than 4 centimeter, or there are multiple fibroids, in that case, if she is not getting pregnant, or if she is having problem in getting pregnant, or have history of recurrent miscarriages, then she can go for surgery. Subserous fibroid, they don't need treatment before planning pregnancy.
इफ एट ऑल हम सर्जरी करते हैं फाइब्रॉइड के लिए, देन इन दैट केस देर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 to 6 months बिफोर दे प्लान प्रेगनेंसी, क्योंकि ये जो स्टिचेस रहते हैं अंदर के, यू शुड दे शुड हील प्रॉपरली। तो हम सर्जरी के बाद पेशेंट को एडवाइस देते हैं, छोटा फाइब्रॉइड है तो 3 months, अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था तो 6 months दे शुड हैव गैप बिफोर दे गेट प्रेग्नेंट। सो मैम लाइक अभी किसी में फाइब्रॉइड्स के साथ ही प्रेगनेंसी रह गई विदाउट एनी प्रायर ट्रीटमेंट, तो व्हाट आर द रिस्क? बहुत बार हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी के साथ दैट शी हैज फाइब्रॉइड्स। तो कैसे होता है जब फाइब्रॉइड्स, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स। अगर कोई सिंगल फाइब्रॉइड है, छोटे फाइब्रॉइड्स है, तो बहुत बार, लास्ट मंथ आई हैड 3 to 4 पेशेंट्स who had multiple small fibroids and they conceived with those fibroids. So कैसे रहता है जब फाइब्रॉइड है एंड प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीने में मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। और इन पेशेंट्स में प्रीटर्म डिलीवरी, लीकेज ऑफ वाटर, PROM जिसको हम वाटर लीक बोलते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी और बेबी का वजन कम रहना, ये थोड़े से रिस्क रहते हैं। लेकिन मेडिसिन के सपोर्ट के साथ हम वो रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे रहता है, पेशेंट्स आते हैं, आई हैव फाइब्रॉइड एंड नाउ आई एम प्रेग्नेंट, so I want to terminate this pregnancy, I'll treat my fibroid first and then go for pregnancy. So it is not required at all. You can safely go ahead with your pregnancy with your fibroids. सो मैम एक मेजर फियर फैक्टर है इन लेडीज में कि क्या ये फाइब्रॉइड्स कैंसरस हो सकते हैं? Fibroids are the most benign tumors. हाँ, कैसे रहता है? बेनाइन मींस नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस, बेनाइन मीन्स नॉन कैंसरस। कैसे रहता है? बहुत सारे फाइब्रॉइड, रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर इन फाइब्रॉइड इज अबाउट 1 in 1 lakh। अगर 1 लाख लोगों में फाइब्रॉइड है तो उनमें से एक जन को कैंसर हो सकता है। और वो भी कब? जब अगर फाइब्रॉइड का साइज रैपिडली इंक्रीज होता है, हाँ, इफ देयर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर वो उसमें कैंसर रहने का रिस्क होगा। लेकिन फाइब्रॉइड जो स्लो ग्रोइंग है, जो एसिम्टोमेटिक है, उनमें कैंसर का रिस्क बहुत कम रहता है। अभी फीमेल में कैसे रहता है कि गांठ मतलब कैंसर, तो वो ऐसे नहीं रहता। 1 लाख में एक हद को कैंसर हो सकता है। अदर फाइब्रॉइड्स आर बेनाइन मीन्स नॉन कैंसरस, सो देर इज नो फियर ऑफ कैंसर इन फाइब्रॉइड्स। सो मैम अगर प्रेगनेंसी ये फाइब्रॉइड्स के साथ है, सो व्हाट अबाउट डिलीवरी? नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है और दे हैव टू कंपल्सरी गो फॉर सी सेक्शन? जैसे मैंने बोला कि यस, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर सब सीरस फाइब्रॉइड है, बाहर की साइड पे फाइब्रॉइड है, तो इट विल नॉट हिंडर द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। अगर इंट्राम्यूरल है, इन दैट केस यू मे हैव डिफिकल्टी इन नॉर्मल डिलीवरी, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं। और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के साथ अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो पोस्ट डिलीवरी रिटेन प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा अंदर रह जाना कुछ पार्ट, या फिर PPH, डिलीवरी के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। सो मैम जैसे प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स है, तो जैसे प्रेगनेंसी का ग्रो होता है, यूट्रस ग्रो होता है, तो फाइब्रॉइड्स भी ग्रो होते हैं? नॉट नेसेसरीली। 1/3 केसेस में फाइब्रॉइड ग्रो होते हैं, 1/3 केसेस में दे रिमेन ऑफ सेम साइज, और 1/3 केसेस में दे रिग्रेस इन साइज। ये हम पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते कि किसमें क्या होता है। कभी कभी एक बहुत रेयर चीज है, रेट डीजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड। उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में जैसे यूट्रस की वैस्कुलरिटी, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, तो फाइब्रॉइड का भी ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, और कभी कभी वो डीजनरेट भी हो जाता है, उसको हम रेट डीजनरेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है प्रेगनेंसी में। वो केस हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, सर्जरी की ऐसी सिचुएशन में जरूरत नहीं रहती।